Hi everyone, my name is Charu. I welcome you all in my channel Science Side. Today we will revise the questions and numericals of the electrochemistry chapter. Already we have done 15 question हम कर चुके हैं. 16 से मैं start कर रही हूँ आज का वीडियो. Please subscribe Science Side channel and let's start the video with question number 16. The question number 16 is define molar conductivity, limiting molar conductivity. सबसे पहले तो कंडक्टेंस कंडक्टिविटी समझ लेते हैं. कंडक्टेंस क्या होता है भाई? कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट करते हैं. दैट इज डिनोटेड बाय जी एंड इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस. कंडक्टेंस है. कंडक्टेंस इज द ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट. कितनी आसानी से करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रोलाइट में से. तो रेजिस्टेंस क्या काम करती है? रेजिस्टेंस तो रोकने का काम करती है. तो वो बोल रही है वायर को रो लो आज. दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर कि रेजिस्टेंस किसके बराबर है. ये रेजिस्टिविटी है, ये लेंथ है, ये एरिया है. इन सबको अब मैं यहाँ पुट कर दूंगी तो मैं लिखूंगी रो लो और आज का ए दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने ऊपर लिख दिया. ये है इसका फॉर्मूला. डेफिनेशन क्या है? अभी जो बोला था द ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज अ कंडक्टेंस. यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनिट्स क्या है इसके? रेजिस्टेंस का उल्टा यानी ओम इनवर्स. इसको हम क्या लिख सकते हैं? सीमन. दिस इज द यूनिट. नाउ हमारे पास एक और होता है दैट इज कंडक्टिविटी. और कंडक्टिविटी को हम कापा से डिनोट करते हैं दैट इज के करके लिख सकते हैं आप. और ये रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है यानी रो का उल्टा होता है. तो रो का यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना हम कि आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल कर दीजिए. तो दैट इज रेजिस्टिविटी. तो यहाँ पे आर और ए तो नीचे आ गए. एल जो नीचे आना था उसको मैं ऊपर लिख सकती हूँ ऐसे. तो एल को मैंने ऊपर लिख लिया. एल इज द लेंथ. तो यहाँ पे अगर मैं यूनिट्स की बात करूं, मैंने कहा यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. इन डेफिनेशंस के, छोटी छोटी डेफिनेशंस के. तो यूनिट्स लिखेंगे हम ओम इनवर्स बिकॉज लेंथ का सेंटीमीटर होता है, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर है. जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे बच्चे आएगा सेंटीमीटर इनवर्स लास्ट में. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज सीमन सेंटीमीटर इनवर्स. तो ये आपका यूनिट्स है. आपको दोनों के यूनिट्स याद रखने हैं. हो गया. ठीक है. रेजिस्टेंस का मैंने बता दिया. द हिंड्रेंस ऑफ द फ्लो ऑफ करंट. फ्लो ऑफ करंट में अगर हिंड्रेंस आ जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे. ठीक है. और अगर इजीली यानी ईज विद विच द करंट विल फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज अ कंडक्टेंस. वही आप कंडक्टिविटी में लिख सकते हैं. रेजिस्टिविटी का उल्टा है कंडक्टिविटी. रेजिस्टेंस का इनवर्स है कंडक्टेंस. हो गए दोनों यूनिट्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम चलते हैं अपनी डेफिनेशन में दैट इज मोलर कंडक्टिविटी. अब नाम मोलर से स्टार्ट है तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ कोई चीज ली है. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर कंडक्टेंस शो करता है इन अ सेल. स्टार्ट कहां से करना था? द कंडक्टिविटी विच इज शोन बाय या कंडक्टेंस shown by 1 mole of electrolyte in a cell which has two electrodes. दो इलेक्ट्रोड्स हैं किसी सेल के अंदर which are 1 centimeter apart from each other. एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है. ऐसे ही होता है ना सेल. अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो बीकर्स होते थे उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स रखे होते थे. तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये कितना डिस्टेंस पे है? 1 सेंटीमीटर या यूनिटी डिस्टेंस पे एक दूसरे से इतने डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं. एंड द एरिया इज इनफ. जो एरिया है इज इनफ टू होल्ड दैट इलेक्ट्रोलाइट. इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस. कंडक्टिविटी तो कर रहा है मटेरियल जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट है वो कर रहा है, लेकिन वो लिया है हमने 1 मोल. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप डेफिनेशन देते हैं मोलर कंडक्टिविटी की. और जो इलेक्ट्रोड्स हैं इस सेल के अंदर दैट इलेक्ट्रोड्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड द एरिया इज इनफ टू होल्ड दैट इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी. इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले में हम लिखते हैं कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय एम. एम यहाँ पे है मोलारिटी. ओके. एंड कापा इज नोन एज कंडक्टिविटी जिसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया आपको. कंडक्टिविटी इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी. उसकी बात कर रही हूँ. एंड दिस इज द फॉर मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी.
कंडक्टिविटी। तो ये यहाँ पे आ गया, फॉर्मूला कर लिया। जब फॉर्मूला करते हैं तो मैंने कहा यूनिट्स भी याद रखने हैं, यूनिट्स यहाँ लिख रही हूँ, द यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूनिट्स में आपने लिखना है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये मोल कहाँ से आया, मोलारिटी से, और मोलारिटी के फॉर्मूले में यहाँ लिख रही हूँ ऊपर, मोलारिटी के अगर यूनिट लिखें तो हम लिखते हैं मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे लिखते हैं। इसी सेंटीमीटर क्यूब से यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर बनते हुए दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि कापा में जो यूनिट है वो क्या थे, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये था यूनिट किसका, कापा का, और ये मोलारिटी के। तो जब इसको इससे सॉल्व करेंगे तो बच्चे 2 ही आएगा, ये मत समझना ये 2 कहाँ से आया, यहीं से आया है, मैं अभी सॉल्व नहीं कर रही हूँ। आगे चल रहे हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में। व्हाट इज नाउ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का ही नाम हमने तब रखा जब वो मैक्सिमम हो गई। कब होती है मैक्सिमम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसी की तरह है। इस पे ये जो नॉट लगा है ये क्या बता रहा है, व्हेन द कंसंट्रेशन इज अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो, कंसंट्रेशन को कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, तो उस पॉइंट पे हम क्या करते जा रहे हैं, वी आर डूइंग इनफाइनाइट डिल्यूशन, हम बहुत ज्यादा डिल्यूशन कर रहे हैं। डिल्यूशन यानी किसी चीज में पानी ऐड कर देना। तो जब हम धीरे धीरे किसी चीज में पानी ऐड करते हैं तो उसकी जो कंसेंट्रेटेड फॉर्म है वो तो खत्म हो रही है ना। तो धीरे धीरे जब कंसेंट्रेशन जीरो की तरफ अप्रोच करेगी, आपकी डिल्यूशन आप बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो, इनफाइनाइट डिल्यूशन कर रहे हो, तब मुझे जो मैक्सिमम कंडक्टिविटी मिलेगी, आई गॉट द मैक्सिमम कंडक्टिविटी एंड इन केस ऑफ अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है तो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी। दैट इज नोन एज, दैट इज कॉल्ड एज, that is called as limiting molar conductivity, limiting molar conductivity। किसी को समझ ना आया हो भाई, बड़ा इजी है। मोलर कंडक्टिविटी था कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितना जो कंडक्टिविटी है वो आपका शो कर रहा है जब एक सेल के अंदर हमने इलेक्ट्रोड जो हैं 1 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हैं, और जो एरिया है दैट इज इनफ टू होल्ड दैट इलेक्ट्रोलाइट। लिमिटिंग कब आती है, जब आपकी वो जो मोलर कंडक्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच चुकी है। कब, जब हमने इनफाइनाइट डिल्यूशन कर दिया उसके अंदर, और कंसंट्रेशन को वी आर अप्रोचिंग इट टुवर्ड द जीरो, हम सोच रहे हैं कंसंट्रेशन कम हो जाए, बिल्कुल हमने उसमें डिल्यूशन कर दिया, तो हम उसको नाम दे देते हैं कि कंडक्टेंस बहुत बढ़ गई। कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है तब, क्योंकि वहां पे आयंस इंक्रीज कर जाते हैं, और जितना ज्यादा हम डिल्यूशन करते हैं उतनी ही आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है। मोबिलिटी का मतलब उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है, तो जितनी तेजी से वो मूव करेंगे उतना जल्दी कंडक्टेंस होगा, जितने वो आयंस होंगे, जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी। तो आयंस इंक्रीज करते हैं, उनकी मोबिलिटी इंक्रीज करती है बिकॉज ऑफ डिल्यूशन, बिकॉज ऑफ डिल्यूशन। तो उस कंडक्टेंस को हम नाम दे देते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको इससे डिनोट करते हैं, या आप इन्फिनिटी का साइन लगा सकते हैं, उससे भी डिनोट करते हैं, जिसका मतलब है यहाँ पे इनफाइनाइट डिल्यूशन हो चुकी है। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशंस बहुत इजी थी, दोनों मैच करती हैं। फर्क इतना है, ये मैक्सिमम स्टेज पे जब पहुंच जाएगी तब हमें मिलेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल शो यू द आंसर, दिस इज द आंसर, थ्योरी पढ़ लेना, समझा मैंने दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन एंड एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या थी भाई, काप्पा, और मोलर कंडक्टिविटी क्या थी, लैम्डा एम। ठीक है, तो इन दोनों का हमने रिलेशन बताना है। तो रिलेशन बहुत आसान है, मोलर कंडक्टिविटी ही कंडक्टिविटी के बराबर है, और बहुत ज्यादा आपका क्या था, लिमिटिंग में बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो जाती है। इसमें इसके फॉर्मूले में हम देखते हैं दैट इज काप्पा डिवाइडेड इनटू 1000 डिवाइडेड बाय एम, दैट इज मोलारिटी। तो यहाँ पे आया ना, इन दोनों का ये रिश्ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यहाँ प्रोपोर्शनल कर दो। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और मोलर कंडक्टिविटी है क्या, अगर डेफिनेशन देनी हो तो कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या दूंगी, द ईज ऑफ फ्लो ऑफ, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। कहाँ से, इलेक्ट्रोलाइट की बात करूंगी, और इलेक्ट्रोलाइट आसानी से क्या कर रहा है, करंट को अपने में से पास होने दे रहा है, मैं बोलूंगी कि दैट इज कंडक्टिविटी। और अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात करती हूँ तो वो क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज
कंडक्टेंस shown by 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितनी कंडक्टेंस शो करेगा, उसका रिश्ता नाता उससे है, वहां पे 1 मोल की बात जरूर होगी। फॉर्मूला मैंने बता दिया, मैंने कहा यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं यूनिट्स की फॉर्म में ही, तो कई बार देखने को मिल जाता है कि ये हमें मोलर कंडक्टिविटी दी है, ये हमें कंडक्टिविटी दी है, कंफ्यूजन नहीं आता। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स इसका यूनिट है। ठीक है, तो ये रहे आपके यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। ये रही दोनों की डेफिनेशंस, फॉर्मूला दिया है, यूनिट्स दिया है, सब दिया है, मैंने आपको समझा दिया है, एक बार रीड आउट कर लेना। नाउ 18th क्वेश्चन, डेफिनेशन फिर से पूछी है, अब नहीं बताऊंगी मोलर कंडक्टिविटी की। अब आपको पूछा है कि मोलर कंडक्टिविटी वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं आप। मोलर कंडक्टिविटी किस तरह से चेंज करती है विद चेंज इन कंसेंट्रेशन एंड हाउ इज सच चेंज एक्सप्लेन, और आपको इसको कैसे एक्सप्लेन करना है वो है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले बात समझ लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बच्चे वो होते हैं, स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जो कंप्लीटली अपने आप को डिसोसिएट कर लेते हैं, डिसोसिएट कर लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जैसे उनको डालते हैं कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं, जैसे NaCl, जैसे KCl, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ऐसी चीजें जैसे ही हम अपना उसमें डालते हैं सोल्यूशन के अंदर, तो वो कंप्लीटली अपने आप को तोड़ लेते हैं। पूरी तरह से डिसोसिएट कर जाने वालों को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का नाम दिया है हमने। ठीक है, इनके लिए जो अल्फा है, अल्फा को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मैंने कहा कि पूरी तरह से डिसोसिएट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन जो अल्फा है वो 1 के बराबर होता है। और वीक में उल्टा चलेगा, नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, ये पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं करते। ये क्या करते हैं, इनके लिए जो अल्फा है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज लेस देन 1, 1 से तो कम है। एग्जाम्पल, जैसे एसिटिक एसिड ले लो, क्योंकि तुम्हारी बुक में ग्राफ के अंदर ही एसिटिक एसिड तुम्हें दिख रहा है, तो हम इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे और कंपेयर करेंगे कि अगर कंसेंट्रेशन को हम कम करते जा रहे हैं, अगर हम इनफाइनाइट डिल्यूशन कर रहे हैं, तो मेरा जो लैम्डा एम है उसको क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी को क्या होगा। दैट ग्राफ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ग्राफ इस तरीके से चलेगा आपका, यहाँ कंसंट्रेशन मिलेगी आपको, यहाँ मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी आपको। कंसंट्रेशन को हमें इस तरफ से रीड करना है, मतलब वैल्यू 2 एंड देन 1 देन हाफ, इस तरह से रीडिंग चलेगी, ऊपर नहीं लिखना था, देन 0। कंसंट्रेशन को आप कम करते जा रहे हो, यानी आप 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हो। इसका मतलब जब इधर को आएंगे तो हम बोलेंगे हमने इनफाइनाइट डिल्यूशन कर दी, डिल्यूशन कर दी। अब हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, तो उसका ग्राफ इस तरीके से आपको दिखेगा, जैसे स्ट्रॉन्ग वाला इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो जब मैं धीरे धीरे कंसेंट्रेशन को कम 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 करती जा रही हूँ और मैं इनफाइनाइट डिल्यूशन यानी उसमें पानी डालती जा रही हूँ, तो कोई ऐसा पॉइंट आएगा जब वो KCl जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मैंने कहा ना कंप्लीट डिसोसिएशन शो करते हैं, तो कोई ऐसा पॉइंट भी आएगा जिसमें वो कंप्लीट डिसोसिएट कर जाएगा। वहां पे मुझे मैक्सिमम वाली जितनी होती है ना, सबसे ज्यादा वाली मोलर कंडक्टेंस मिलेगी, जिसका नाम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। इसके केस में मुझे क्या मिलेगी, इसके केस में मुझे मिलेगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि इसने कंप्लीट डिसोसिएशन किसी पॉइंट पे शो कर दी। ठीक है, इनके लिए मुझे DHO वाली इक्वेशन भी मिल जाती है। DHO की इक्वेशन क्या कहती है कि मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, माइनस AC का अंडर रूट लगाना है, लगा सकते हैं, हाफ लिखना है, हाफ लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। नाउ इसका तो ग्राफ बना रहे थे, इन दोनों का तो हम मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसेंट्रेशन का तो ग्राफ बना रहे हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ एंड A मुझे क्या देगा, A मुझे स्लोप देगा, इट विल गिव मी द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो यहाँ पे इस तरीके से इनका बना और किसी पॉइंट पे जाके ये स्टॉप कर गया जहां मुझे इसने मैक्सिमम वैल्यू देगी। अब V के लिए ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे कंसंट्रेशन को मैं डिक्रीज करती जा रही हूँ,
तो ये चल रहा था नॉर्मल, क्योंकि शुरू में मुझे पता है KCl के लिए तो अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन वीक के लिए अल्फा जो है वो लेस देन 1 होता है, तो इसका असर भी तो होना था थोड़ा सा। तो शुरू शुरू में इतने आयंस की डिसोसिएशन अच्छे से नहीं हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद ग्राफ में मुझे इस तरह से ऊपर की तरफ जाते हुए रेंज दिख रही है। तो क्या बता रहा है मुझे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट धीरे धीरे तो टूट रहा है, लेकिन कंडक्टेंस का कोई मैक्सिमम वाला पॉइंट नहीं शो कर रहा, लेकिन इतना जरूर पता है कि आयंस के धीरे 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 टूटने से कंडक्टेंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वीक भी हाई कंडक्टेंस को शो करता है, ऐसे नहीं है कि उसके लिए वैसा ही रहेगा, ग्राफ की डाउन ही रहेगा। उसने स्ट्रॉन्ग से भी ऊपर चला गया, उसने कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे अपना जो डिसोसिएशन है वो रोका नहीं, यहाँ कोई पॉइंट नहीं मिला जहां डिसोसिएशन स्टॉप करके, बल्कि वो डिसोसिएट करते ही जा रहा है धीरे धीरे। वो आयंस अपने अभी भी रिलीज कर रहा है धीरे धीरे, इसका मतलब कंडक्टेंस वो शो करता है लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, तो ये है दोनों के ग्राफ का कंपैरिजन। अब डिसोसिएशन किस पे डिपेंड कर रही थी कि कंसंट्रेशन को कम करना है, डिल्यूशन को इंक्रीज करना है। दोनों के लिए ये बात तो सेम थी कि जैसे जैसे आप डिल्यूशन करेंगे आपको आयंस मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 शो करता है, तो वो कंप्लीट डिसोसिएट कर जाएगा किसी एक पॉइंट पे। उस पॉइंट में मुझे हाईएस्ट कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टेंस देखने को मिलेगी, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी। बट फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, मैं थ्योरी पोर्शन पे चलती हूँ, मेरा ग्राफ, अब मैं थ्योरी पोर्शन पे चल रही हूँ। तो थ्योरी में लिखा है कि वीक के लिए आपको कंडक्टेंस, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि वो धीरे धीरे मोबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ आयंस भी बाद में धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए, तो जो कंडक्टेंस है वो बढ़ती जाएगी। ये लिखा है इस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन में। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द न्यूमेरिकल। आपको मैंने फॉर्मूला सिखा दिया मोलर कंडक्टिविटी का, दैट इज कापा इन 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। इसकी जगह पे कंसेंट्रेशन का C भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं न्यूमेरिकल। द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर। ध्यान से देखना कि यहाँ मोलैरिटी में जो यूनिट दी है, इसका मतलब वो मोलैरिटी की ही वैल्यू दी है। कितना दिया है? 0.2 मोलर। एंड द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी जो आगे दिया है कापा, कितना दिया है? इतना, उसके यूनिट मैंने कहा ना, याद रखोगे तो आसानी रहेगी। तो कितना दिया है? 2.50 इंटू 10 की पावर -2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। हो गया। आपको कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी, तो आपने कापा पुट किया 10 की पावर -2 इंटू 1000 को मैं लिख रही हूँ 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 0.2। तो सेम जगह पे क्योंकि पॉइंट है मैं हटा रही हूँ, तो यहाँ जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो सेम जगह पे पॉइंट है मैं हटा दूंगी, तो 25 के नीचे 2 आ जाएगा। यहाँ से मुझे एक जीरो मिल रहा है क्योंकि -2 और +3, एक जीरो मेरा जो बच रहा था, मैंने 250 लिखा, यहाँ से मेरे पास आ गया 125। 125 जो है दैट इज माई मोलर कंडक्टिविटी, उसके यूनिट क्या होते हैं? सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यहाँ आपका आंसर फिनिश होता है, यही निकालना था। हाँ जी, तो यहाँ पे फिनिश हुआ न्यूमेरिकल। इसमें कोई टफ बात नहीं थी, जरा सा डिवाइड वाला पोर्शन था और आपको फॉर्मूला बताना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट थिंग। जब हम, ये रहा, जब हम बात कर रहे थे बच्चे ग्राफ की, तो मैंने देखा स्ट्रॉन्ग के लिए तो मुझे एक पॉइंट मिल गया था जहां मुझे मैक्सिमम अपनी मोलर कंडक्टेंस दिख रही थी, मैंने उसको बोल भी दिया, आई गॉट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। वीक के लिए ग्राफ ऊपर ऊपर चलता जा रहा है, तो क्या वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं शो करेगा? बिल्कुल करेगा। उसको किसने दिया था? रॉश लॉ ने हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी, किसकी? वीक की। और बाद में ये लॉ दोनों के लिए चला, स्ट्रॉन्ग के लिए भी वीक के लिए भी, दोनों के लिए ये, ठीक है, हम यूज करते हैं। उन्होंने कहा था कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है, इट इज द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर द कैटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एनायन। कि अगर आपको कैटायन और एनायन की दी है, फॉर एग्जाम्पल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl की मुझे निकालनी है और मुझे नहीं दी, तो मैं कैसे निकालूंगी? आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव को ऐड करिए, उसका सम करिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव के साथ। अगर KCl की नहीं दी है
तो KCl की अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी है उसको सम करिए Cl नेगेटिव के साथ। अगर एसिटिक एसिड है, अगर CH3COOH की बात करें तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपके पास एसिटेट आयन की है उसको प्लस करिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव के साथ, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करना है, बहुत इजी है, इसमें क्या टफ बात है। कैटायन और अनायन की इंडिविजुअली जो भी आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी है सम करिए, आपके पास टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी, बात खत्म। चलिए करते हैं फिर। स्टेट थोराश लॉ में आपने अगर डेफिनेशन देनी है तो आप बोलेंगे द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, जिसको नाम क्या देते हैं हम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ कंट्रीब्यूशन ड्यू टू कैटायन एज वेल एज एनायन। और कोई एग्जांपल आप दे देंगे। और ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट और कितना इजी है, इसमें कोई टफ बात नहीं है। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट। जब हम बात करते हैं ना इस लॉ की, तब हमारे पास एक अल्फा, जिसको हमने पहले भी सुन लिया है, ऐसी बात नहीं है कि नई चीज है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैसे निकालते हैं, हम मोलर कंडक्टिविटी को डिवाइड करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। डेफिनेशन भी आ सकती है। व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इन दोनों की रेशियो को हम बोलते हैं अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कोई जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना डिसोसिएट करा है, बहुत ज्यादा कि बहुत कम। परसेंटेज में आंसर निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं लास्ट में उस वैल्यू को। तो चलो हम इसको कर लेते हैं रिवाइज। क्या लिखा है भाई यहाँ पे, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा ही निकालने को दिया है, यानी इन दोनों को मुझे डिवाइड करना है ऐसे। तो क्या मुझे ये और ये दोनों वैल्यूज दी हैं, चेक कर ले। मुझे लैम्डा एम ऑफ एसिटिक एसिड दिया है, मतलब मुझे 11.7 ऊपर वाली वैल्यू तो दी है, नीचे वाली दी है देखें। मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटेट आयन की दी है और मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H पॉजिटिव की दी है। इसका मतलब मुझे टोटल निकालना पड़ेगा। आपको बताया ना, अभी बताया मैंने, टोटल कैसे निकालते हैं, कैटायन और एनायन को सम करने पे। 11.7 क्यों सम कर रही हूँ मैं, दिस इज 40.9 को आपको प्लस करना है 349.1 से। फिर से बताऊं, यहाँ लिख देती हूँ बच्चे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं दी तो कैसे निकालेंगे, जो कैटायन है और एनायन है उनको सम करना होता है हमने। कैटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को प्लस करिए। तो मेरे पास था 40.9, मैं उल्टा लिख रही हूँ, यहाँ नहीं लिखना था, यहाँ लिखना था 349.1 प्लस 40.9, तो मैं वही प्लस कर दी थी। यहाँ 10 आ गया, यहाँ भी 10 आ गया, यहाँ 9 आ गया एंड यहाँ 3 आ गया, तो टोटल आ गया 390.390 ही लिखूंगी। 0.0 है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो दैट इज, इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास बच्चे आंसर आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 0.03 आएगा ना आएगा। और मैंने क्या कहा, जब आप अल्फा निकाल लेते हैं ना, 0.03 आया ना, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना, आपके पास अल्फा यानी जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपके पास आ जाएगा 3%। परसेंटेज में निकालना होता है आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखो 3% ही डिसोसिएट करा, वो क्यों, क्योंकि वीक है। एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक होता है भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो बस इतना सा डिसोसिएट करा, सिर्फ 3%। समझ आ गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं दी तो कैटायन और अनायन को सम करना, मोलर कंडक्टिविटी से डिवाइड कर। ठीक है, हो गया न्यूमेरिकल। ये रहा आंसर, चेक कर लेना, बिल्कुल मैच करेगा। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको दिया है कंडक्टिविटी ऑफ 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोलर मिथेनोइक एसिड इज 5.25 इंटू 10 की पावर -5। क्या दिया है, कंडक्टिविटी दी है बच्चे, कापा दिया है आपको, कितना दिया है, 5.25 इंटू 10 की पावर -5, इतना दिया है। और क्या दिया है, इतने मोलर में आपको मोलारिटी ही दे सकते हैं, और क्या देंगे, 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोलर दे दिया।
अब ये दोनों तभी दिए होंगे, पक्का है कि आपको मोलर कंडक्टिविटी नहीं दी, क्योंकि उसी के फॉर्मूले में आता है कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, और लिखा है कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। मैंने तो पहले ही बता दिया कि ये दोनों इसीलिए दिए हैं क्योंकि शायद आपको मोलर कंडक्टिविटी नहीं दी। तो इस फॉर्मूले में अब मैं पुट करती हूँ 5.25 इंटू 10 की पावर -5 पुट कर दिया, 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकती हूँ डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10 की पावर -4 को ऊपर ले जाऊं, सॉल्व ही कर देती हूँ ठीक है, यहाँ से ये हटा रही हूँ। अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ, पॉइंट से एक पॉइंट तो कट गया, जो इसके पास एक पॉइंट है ना, जो इसके पास एक पॉइंट है ना, यहाँ कर देती हूँ, ये इसके पास जो एक पॉइंट है ना वो भी मैंने साथ वाले को दे दिया 10 की पावर -6 बना दिया इंटू 10 की पावर, ये दोनों सेम उसमें है +3 +4, इनको प्लस कर देती हूँ, 7 बन गया, डिवाइडेड बाय 25 बना दिया। समझ आ गया मैंने क्या किया, सेम जगह वाला पॉइंट तो मैंने क्रॉस कर दिया, एक पॉइंट जो इसका बन रहा था वो मैंने -6 करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। नाउ दिस आई गॉट, यहाँ से क्या मिला मुझे, इसके पास एक जीरो बचेगा, -6 +6 से कट गया, सिर्फ एक जीरो बचा जो मैंने यहाँ लगा दिया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना बच्चे, दैट इज 210 आएगा, 210 आपके पास मोलर कंडक्टिविटी आ गई। अब इसको क्या करना है, नेक्स्ट कुछ था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकालना है आपको। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैटायन की और एनायन की दी हुई है, मिथेनोइक एसिड फॉर्मिक एसिड होता है ना, HCOOH ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में H पॉजिटिव और HCOO नेगेटिव दोनों की वैल्यू दी है, जिससे हम क्या निकालेंगे, अब इस तरफ कर दूं, हम निकालेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कैसे, कैटायन और एनायन की प्लस करके। तो कितना वैल्यू दी है, मैं डायरेक्ट यहाँ सीधे प्लस कर रही हूँ बच्चे, मुझे दिया है 349.5 और दूसरा जो प्लस करना है दैट इज 50.5। अब फिर से 5 और 5 10, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 1 दैट इज 400.0, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 400 को मैं यूज करूंगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है बच्चे, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को डिवाइड कर दो। तो किसको किसको डिवाइड करना है, अभी निकाला, 210 को डिवाइड करना है 400, तो 0 से 0 कैंसिल, 21 को 40 से डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आ जाए। बहुत ईजी, कुछ नहीं था, कुछ फॉर्मूले थे जिनको याद रखना है, उन फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है, नथिंग इज स्पेशल, कुछ इसमें कोई अलग सी चीज नहीं है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट अब आंसर बता रही हूँ, यहाँ पे सेम वही चीज दिखी है जो मैंने आपको सॉल्व करके बताई है। लास्ट में कितना आया, मैंने कहा था ना 21 को 40 से डिवाइड करो, 0.525 जो है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 52.5% आपके पास क्या आता है, अल्फा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इतना डिसोसिएट हुआ है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। समझ आ गया, बात लग गई पता, आगे चलें। नाउ देयर इज द अनदर क्वेश्चन, अनदर न्यूमेरिकल, थोड़ा सा प्रैक्टिस खुद भी करो इसको देख के कि क्या क्या चीजें दी हैं। कंडक्टिविटी ऑफ दिस मोलर सोल्यूशन, तो मोलैरिटी दी है दैट इज 0.20 मोल पर लीटर, बात खत्म। आपको कापा दिया है दैट इज 2.48 इंटू 10 की पावर -2, बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी निकालने को बोला है, कैसे निकालेंगे, 2.48 इंटू 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, कहाँ से आया, 1000 को मैंने ऐसे लिख दिया, डिवाइडेड बाय मोलैरिटी से डिवाइड करना है 0.20। अब देखो सेम जगह पे पॉइंट है, क्रॉस हो सकता है ना, पॉइंट काट दिया, क्या बचा, 248 डिवाइडेड बाय 20 बचा, इंटू 10 की पावर ये -2 है और ये 10 की पावर 3 है, यानी 2480 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कैंसल, एंड आपके पास 1 2 और 4 ये आ गया आपके पास। मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट जरूर लिखना है, सीमन, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल, इनवर्स, ये यूनिट्स आ गए, ये लिख दिए, ओके डन। तो मोलर कंडक्टिविटी मैंने निकाल दिया, बहुत आसान था। अब क्या बचा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने को बोला है, यानी अल्फा। अल्फा कैसे निकालते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को लिमिटिंग से डिवाइड करना। तो लिमिटिंग को कैसे डिवाइड करना है भाई, पहले लिमिटिंग आनी भी तो चाहिए, है ही नहीं दी हुई। तो क्या कैटायन और अनायन दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं,
बिल्कुल दिए हैं, क्यों नहीं दिए हैं, दिए हैं। तो यहाँ पे मैं अब साइड में कर रही हूँ, मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है कैटायन और एनायन की प्लस करके। कितना दिया है 76.5 और 73.5, 5 और 5 10 एंड देन अगेन 10 एंड देन 15, 150.0 लिखा था, सिर्फ 150 को यूज करना है बच्चे। 124 को 150 से डिवाइड करेंगे, आपके पास डिवाइड करना, कुछ नहीं बचा तुम्हारे लिए, कुछ नहीं छोड़ा मैंने, सारा सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल करने हैं। इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, लिमिटिंग कैसे निकालते हैं, तीनों मैंने आपको बता दिए। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक। ये रहा आपका प्रॉपर आंसर, लास्ट में 82.6 आएगा आपके, ठीक है, बिल्कुल बाकी सेम वैसे 124 को 150 से डिवाइड करना, ठीक है। ये 0.0 नहीं भी लगाओगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? क्या आपको इलेक्ट्रोलिसिस का पता है? इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? 10th क्लास में पढ़ा हमने इलेक्ट्रोलिसिस। हम क्या करते थे, एक बीकर में मोल्टन NaCl ले लेते थे, मोल्टन NaCl, ठीक है। अब मोल्टन NaCl लिया है तो इस तरीके से है वो, हमने इलेक्ट्रोड्स लगा ली वहां पे। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे। मैंने बोला ना कि यहाँ पे हमने कुछ एक्सटर्नल बैटरी वैटरी लगा के कुछ एक्सटर्नल सोर्स जो है वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट जो है वो प्रोवाइड करा है, और हम इस करंट को कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी, तो बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब हमने क्या करा, जो मोल्टन NaCl है ना, जैसे ही हमने एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करा तो जो Na पॉजिटिव था वो नेगेटिव ऑफ द रोड, ये जो नेगेटिव वाला रोड है ये कौन सा है? कैथोड। कैथोड के ऊपर लगना शुरू हो गया, सोडियम मेटल डिपॉजिट होना शुरू हो गया। और जो Cl नेगेटिव था वो पॉजिटिव ऑफ द रोड यानी एनोड की तरफ डिपॉजिट होना शुरू हो गया। तो Cl नेगेटिव जो है वो डिपॉजिट तो नहीं होगा, वो तो गैस की फॉर्म में चला जाएगा। इस तरीके से मैंने कहा एक कैथोड होगा, कैथोड पे क्या चलती है? रिडक्शन। रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो सोडियम है धीरे धीरे उस एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम का मेटल बना दे। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे भाई सोडियम को मेटल में कन्वर्ट होने के लिए? एक इलेक्ट्रॉन। तो मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ 1 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड। मैं ऐसे भी बोलूंगी, जब मैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ती हूँ तब मैं उसको चार्ज की फॉर्म में और इस तरीके से बोलती हूँ 1 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल, 1 मोल सोडियम मेटल के लिए मुझे 1 फैराडे चार्ज चाहिए। तो यहाँ पे पता चल गया एनोड की साइड पे क्या रिएक्शन है? एनोड की साइड पे मेरा ऑक्सीडेशन चलता है, ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Cl के पास भाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, नेगेटिव था, और वो जा रहा था एनोड की साइड पे। इसका मतलब अब उसको लॉस करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो बना देगा Cl2 का गैस, जो कि चला जाएगा एटमोस्फेयर में। बैलेंस कैसे करेंगे? हाफ कर देते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो उसके पास एक्स्ट्रा दिख रहा है मुझे वो मैंने बाहर निकाला। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनोड एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कैथोड। तो यहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, सोडियम की मेटल डिपॉजिट होना शुरू हो गई। धीरे धीरे ये मोल्टन NaCl ने इस तरीके से सोडियम की मेटल बनाई, क्लोरीन गैस फॉर्म में बनाई, जो कि चली गई, इवॉल्व होगी एटमोस्फेयर में, और इस तरीके से हमें मेटल गेन हुआ। तो कितना फैराडे चार्ज चाहिए था? एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 1 फैराडे चार्ज चाहिए था। अगर कोई और होता, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, अब बताइए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको? 3 चाहिए, तभी जाके एल्यूमिनियम का मेटल बनेगा ना। तो मैं क्या लिखूंगी इसकी जगह पे? मैं लिखूंगी 3 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। इस तरीके से। अगर सिल्वर होता तो सिल्वर पॉजिटिव लिखते हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करते हैं और सिल्वर मेटल मिल जाती है। तो मैं बोलूंगी 1 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड।
1 फैराडे। अगर कॉपर 2 पॉजिटिव होता और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालने पे मुझे कॉपर मेटल मिलती तो मैं बोलती 2 फैराडे ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड, चार्ज इज रिक्वायर्ड। इस तरीके से लिखना है। अच्छा, अब फैराडे लॉ की बात कर लेते हैं। भाई फैराडे लॉ बहुत बहुत इजी है और उतना ही वो इम्पोर्टेंट है, उसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडे फर्स्ट लॉ ने हमें कहा कि कितना अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिट होगा, जो अभी आप एक्सपेरिमेंट समझ रहे थे मेरे से, उसमें दैट इज डब्ल्यू लिखना है। डब्ल्यू लिखिए बच्चे, एम भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, एम लिख के भी चल सकते हैं। एम इज द मास ऑफ मटेरियल, दैट मेटल, दैट सबस्टांस deposit is directly proportional to quantity of charge, quantity of charge passed through the electrolyte, passed through इलेक्ट्रोलाइट। उस इलेक्ट्रोलाइट से आपने कितना चार्ज जो है, इलेक्ट्रोलाइट से कितना चार्ज जो है आपने पास करा, उससे पता चलेगा कि कितना जो मास ऑफ दैट सबस्टांस है ना वो डिपॉजिट होगा। तो ऐसे भी लिख सकती हूँ कि एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। जो क्यू है वो किसके बराबर है कि कितना करंट पास हुआ और कितने टाइम में हुआ। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज किस पे डिपेंडेंट है, करंट पे, और कितने टाइम पीरियड के लिए आपने उसको पास करवाया है, टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब m इज इक्वल टू, मुझे प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन हटाना है तो कांस्टेंट लगाना है q, और q की जगह पे ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, z i डॉट t, यहाँ बीच में भी डॉट लगा सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ, ये जो चीज मैंने लिखी है यहाँ पे इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, कि mass of the substance which is deposited depend upon the quantity of a current and the time period for which it is passed through the electrolyte। और यहाँ पे Z भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। यहाँ Z जो है ना वो इक्वलेंट वेट डिवाइडेड बाय इट्स n फैक्टर। जो भी मेटल है ना उसका n फैक्टर, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रही थी कि अगर आपका कॉपर है 2 पॉजिटिव, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, देन कॉपर मेटल बना, तो ये जो n फैक्टर है ये मुझे यही से तो मिलेगा, दैट इज 2f, 2 फैराडे चार्ज ऑफ, जो मेरा चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ कॉपर मेटल। 1 मोल तभी डिपॉजिट होगा जब मैं 2 फैराडे चार्ज जो है इसमें से पास करूँ। तो यहाँ पे ये चीज लिखनी है मुझे, कितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर। ठीक है, तो अब करते हैं न्यूमेरिकल, वहां पे मैं सारी बातें आपको समझाती हूँ कि ये कहाँ यूज करना। नेक्स्ट वी विल डू, यहाँ पे आपको मिलेगा आंसर, इसकी थ्योरी लिखी है और यही वो चीज जो अभी बता रही थी जस्ट अभी कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके टाइम को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये मेटल मुझे कितना मिला है, एक ही मिला, तो मैं बोलूंगी 1 मोल ऑफ कॉपर मुझे मिला। कब, जब मैंने 2 फैराडे चार्ज जो है इसको चाहिए किस चीज के लिए, 1 मोल डिपॉजिट करने के। ठीक है, सारी बातें वही हैं जो बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना, उनको नहीं समझ आ रहा है फिर से वीडियो सुनना। ठीक है, समझ आ जाएगा। नाउ वी विल डू द न्यूमेरिकल। आपको फॉर्मूला अभी मैंने दिया कि W लिखिए या मास लिखिए, दोनों में से कोई भी चीज लिखिए, इज इक्वल टू Z I T। T क्या है, यहाँ पे टाइम पुट करना है जितना आपको दिया होगा। I क्या है, करंट जो कि एम्पेयर में दिया होगा उसको आपने पुट करना है। और Z क्या है, Z की जगह पे आपने एटॉमिक मास, उस एटम का एटॉमिक मास पुट करना है, मोलर मास भी बोल सकते हो, और उसको डिवाइड करना है कि हाउ मच फैराडे ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड, हाउ मच फैराडे ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड, कि कितना फैराडे जो है वो चार्ज इसको चाहिए डिपॉजिट होने के लिए। वहां से हम निकालेंगे मास ऑफ द सबस्टांस, मास ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल, मास ऑफ द सबस्टांस ऐसे निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं, तो देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। हमें डायरेक्ट सीधे ही यही बोल दिया कि आपको टाइम कैलकुलेट करना है। फॉर्मूले में ZIT जो लिख रहे हैं वो टाइम जो है वो नहीं दिया, दैट इज क्वेश्चन मार्क निकालना है, बाकी चीजें पुट कर देते हैं। फिर आगे लिखा है टाइम टू डिपॉजिट 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर, 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू Z में मुझे मोलर मास सिल्वर का दिया है, बहुत अच्छी बात है, आपको खुद लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको दिया होगा, डिवाइडेड बाय n फैक्टर।
अब एन फैक्टर कैसे पता चलेगा, फॉर्मूले से देख लो। Ag जो है वो पॉजिटिव है और जुड़ा किसके साथ है, NO3 नेगेटिव के साथ। इसका मतलब Ag पॉजिटिव है, Ag पॉजिटिव है तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा बेचारे को ताकि सिल्वर मेटल बन जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन यानी 1 फैराडे। और आपको पता है फैराडे किसके बराबर होता है, 1 फैराडे 96500 कूलम। तो यहाँ पे 96500 भी पुट कर दिया, इनटू करंट की वैल्यू दी है, बिल्कुल दी है 1.5 एम्पियर, ये भी पुट कर दिया। टाइम मुझे निकालना है, किसमें, सेकंड्स में टाइम निकालना है। अब 1.5 इस तरफ भी दिया है, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी कट हो गए। टाइम कैसे निकालेंगे, ये उस तरफ चला जाएगा और इससे डिवाइड कर देंगे, यानी 96500 को आप डिवाइड कर देंगे जब 108 से, क्योंकि ये दोनों तो आपस में कट गए ना, 1.5 1. तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास सेकंड्स में डायरेक्ट, कोई इधर से उधर एरोप्लेन में घूमने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू को डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा, कुछ नई बात नहीं। मैंने कहा फॉर्मूला बताओ, सेम। ये देखिए यहाँ पे आंसर आपका इस तरीके से इन्होंने डिवाइड करा, 893 सेकंड्स में आंसर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल ट्राई करो खुद से, सेम वही है। कैलकुलेट द टाइम, फिर से टाइम निकालना है। m इज इक्वल टू ZIT, m दिया है, मास दिया है, बिल्कुल दिया है 1.17 इज इक्वल टू z दिया है, यानी मोलर मास यहाँ लिखा है, बिल्कुल लिखा है, निकल का दिया है 58.5, डिवाइड किससे करना है। अब फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले में सामने दिख रहा है मुझे कि Ni का जो 2 पॉजिटिव है वो NO3 जो नेगेटिव था उसके उधर पैरों में चला गया, तो इधर 2 लिख रहा है, लिखा हुआ है ना, जो वो शो कर रहा है कि Ni2 पॉजिटिव है। और अगर Ni2 पॉजिटिव है तो उसको डिपॉजिट होने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी तो निकल बनाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 फैराडे, फैराडे की वैल्यू 96500 कूलम, इंटू आई करंट की वैल्यू दी है, बिल्कुल दी है 5 एम्पियर, इंटू टी जो कि सॉल्व करना है, तो टी इधर लिख लेती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई 1.17 इंटू 2 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 58.5 इंटू 5। अब पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स को कट करके इन सब को आप कैलकुलेट करेंगे, सेकंड्स में आपके पास है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिवाइड तो करना, आप कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, ठीक है। जो कट रहे हैं उनको आपस में काट दो। यहाँ पे ये रहा आपका आंसर जिसको सॉल्व करना है आपने, और यहाँ पे वीडियो कर रही हूँ फिनिश। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब आपके पास बचे हैं सेल, उसमें से लेड स्टोरेज बैटरी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। ओके, अच्छे से तैयारी करो, प्लीज सब्सक्राइब साइंस साइड बच्चे, थैंक यू।